हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने पेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। 1991 के महान आर्थिक संकट से उभरने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण करने का फैसला लिया। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा बाजार के निजीकरण से भारतीय बाजार विश्व के बाजारों के लिए तथा वैश्विक बाजार के लिए भारतीयों की पहुंच में सुगमता आ गई, जिसे वैश्वीकरण कहा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड ने डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट को स्पेन के संविधान से लिया था। वहीं अगर बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, तो ये ब्रिटेन के संविधान से, मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आपातकाल जर्मनी के संविधान से, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विधानमंडल के प्रति। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विस्तरीय सरकार। द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 746 वाट। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का भाप में रूपांतरण। ये एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मसूड़ों का। पायरिया एक जीवाणु संक्रमण रोग है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु को पायरिया एरेवोलारिस के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में मसूड़ों से खून आना, ढीले दांत तथा मुंह की दुर्गंध आदि प्रमुख है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पौधों में। फ्लोएम एक पादप ऊतक है। यह जाइलम की भांति ही पौधों की जड़, तना तथा पत्ती में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 स्तर। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 7/8। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2.35। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 40%। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 70.2। फिर क्वेश्चन नंबर 17, √12.0409 माइनस √1.2544 इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2.35। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, श्वेत और स्वेद का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सफ़ेद और पसीना। श्वेत और स्वेद समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सब कुछ नष्ट हो जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पवन। फिर क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त का विलोम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकट। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सत प्लस भावना और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 to 25 तक के लिए इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है और इसको पढ़कर पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। तो ये रहा वो पैसेज, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है एलिजाबेथ्स न्यू नेबर लिव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डाउन स्टेयर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 25, एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अस्थमा। एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट एंटोनिम मोर्न। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जॉय। मोर्न का एंटोनिम जॉय होता है। मोर्न मतलब होता है शोक करना और जॉय मतलब होता है हर्ष या प्रसन्नता। फिर क्वेश्चन नंबर 27, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑक्शनियर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बैनिशमेंट। एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला, वहीं अगर बात करें बैनिशमेंट तो इसका अर्थ भी देश निकाला या निर्वासन ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। स्टेटमेंट 1 है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। स्टेटमेंट 2 है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कथन एक कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, विषम चुने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 33। फिर क्वेश्चन नंबर 31, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 125 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है,
सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड खोजें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 141225181522। फिर क्वेश्चन नंबर 33, द अन्नामलाई रीटेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। द अन्नामलाई रीटेल नाम की डैम जल फ्लाई की नई प्रजाति की खोज केरल के पीची वाजनी वन्य जीव अभ्यारण्य में की गई है। पीचा वाजनी वन्य जीव अभ्यारण्य केरल के त्रिशूर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो इस गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नाना। गोपी उन्हें नाना कहेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, आईएनएस तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अलमाज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सूडान। फिर क्वेश्चन नंबर 36, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ताओं को सशक्त तथा जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने जागृति नामक एक शुभंकर लॉन्च किया है। जागृति नामक इस शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में जागो ग्राहक जागो टैगलाइन के साथ दिखाया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए संभाजी नगर। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम मराठा शासक संभाजी के नाम पर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यूके। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निर्देशक तनुजा निसारी को यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूके के भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। टाटा पावर सोलर ने केरल के कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। फिर क्वेश्चन नंबर 40, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। 21 दिवसीय सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त विशेष बल के मध्य भारत में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। वर्ष 2022 में सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण संपादित हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की घोषणा की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इसरो के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा
तथा 2 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है और भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की लगती है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। डाक कर्मयोगी पोर्टल डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल है। इसका प्रमुख उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स गठन के साथ ही भारतीय वायुसेना की नींव पड़ी थी। इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुर्ग। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। इसके सौंदर्य की सभ्यता के कारण इसे ऐसा कहा जाता है और कुर्ग कर्नाटक का एक प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक जिला है। इसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है और इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सांझी। सांझी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन करके भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था, किंतु वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है। वहीं सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने और हिंडोल सेन गुप्ता ने सरदार पटेल एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया लिखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अवरक्त विकिरण। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव आँखों से अदृश्य होता है, किंतु इसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल का। वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। वहीं अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो है। नेपाल का वॉलीबॉल है। श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है और इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 टू 58 तक के लिए हिंदी का एक अनुच्छेद दिया गया है, जिसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये रहा वो अनुच्छेद और ये रहा क्वेश्चन नंबर 54। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों की उपप्रयोग की लत पड़ रही है।
दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। फिर क्वेश्चन नंबर 55, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? पहला, शारीरिक अक्षमता, दूसरा, पागलपन और सुषुप्ति, तीसरा, HIV और एड्स, और चौथा, मानसिक असंतुलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 56, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों के माँ बाप। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? पहला, अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, तीसरा, मानसिक संतुलन खो देना, और चौथा, चोरी करने की आदत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला, तीसरा और चौथा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 टू 63 तक के लिए हिंदी का एक और अनुच्छेद दिया गया है और इसको पढ़कर भी पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये रहा वो अनुच्छेद, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया, दूसरा, रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, तीसरा, शेयर खरीदना बचत है, चौथा, शेयर खरीदना निवेश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चौथा, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर कथन शेयर खरीदना निवेश है सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही कथन अशुद्ध हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। फिर क्वेश्चन नंबर 62, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला और चौथा, ये दोनों निवेश की सही विशेषताएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सोने के गहने खरीदना। फिर क्वेश्चन नंबर 64 टू 68 तक के लिए एक लाइन ग्राफ दिया गया है और इंस्ट्रक्शन है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। ये रहा वो लाइन ग्राफ जो स्कूल में आने वाले और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या देता है हर साल की शुरुआत में। अब क्वेश्चन नंबर 64 है कि इस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2012 में। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.7%। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3150। फिर क्वेश्चन नंबर 67, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 7:10 का।
फिर क्वेश्चन नंबर 68, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 93.75%। फिर क्वेश्चन नंबर 69 टू 73 के लिए एक बार ग्राफ दिया गया है और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको कि सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2002 और 2007 के। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 23%। फिर क्वेश्चन नंबर 71, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2002 में। फिर क्वेश्चन नंबर 72, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन में अधिक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 73, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 183.33%। फिर क्वेश्चन नंबर 74 टू 78 तक एक टेबल दिया गया है और इन टेबल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 77। फिर क्वेश्चन नंबर 75, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 234.29%। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कंपनी ए और कंपनी सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 208:115। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सभी कंपनियों में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 138। फिर क्वेश्चन नंबर 78, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 35:11। फिर क्वेश्चन नंबर 79 टू 83 तक के लिए एक और टेबल दिया गया है और इंस्ट्रक्शन है कि निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों A, B, C, D और E की जनसंख्या का प्रतिशत विवरण देती है। अब क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.4 मिलियन। फिर क्वेश्चन नंबर 80, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 मिलियन। फिर क्वेश्चन नंबर 81, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1:2। फिर क्वेश्चन नंबर 82, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1.8 मिलियन। फिर क्वेश्चन नंबर 83, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निरंजना नदी के तट पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 85, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कन्नौज। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मराठा। छापामार या गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी और इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 87, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोमलोपी ढलाई। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हसरत मोहानी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हसरत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 91, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 92, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 93, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 94, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, थार मरुस्थल। भारत के थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य धरातल के विपरीत रेत अधिक सूर्य ताप ग्रहण करके जल्दी गर्म हो जाता है और रात के समय रेत प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा को तीव्रता से वापस लौटा देती है। इस कारण यहाँ दिन का तापमान अधिक और रात्रि का तापमान काफ़ी कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95,
विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 24। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोन को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रुग्णता। जनसंख्या में परिवर्तन को प्रवसन, मृत्यु तथा जन्म दर प्रभावित करते हैं, किंतु रुग्णता का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से इस पर नहीं पड़ता। फिर क्वेश्चन नंबर 97, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। वहीं मिजोरम की राजधानी आइजॉल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1969 से 1974 था, इसकी शुरुआत स्थिरता के साथ विकास आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना एलन मान्य तथा अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उपनाम गॉडगिल योजना था। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, अपने विस्तार एवं सघनता के कारण पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में भी जाने जाते हैं और इनका विस्तार मुख्यतः ब्राज़ील में है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने पेट के एग्जाम में पूछे गए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप पेट के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।